बोलेगा कोई भी नहीं। मोशन इन अ प्लेन, ठीक है भैया। इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन मोशन होती है, उसमें या तो एक्स चेंज होता है या वाई चेंज होता है या जेड चेंज होता है। यहाँ पर दो दो डायमेंशन एक साथ चेंज होंगे, इसलिए इसको प्लेन कहते हैं, क्योंकि प्लेन जो होता है उसका एरिया होता है, और जिसके पास एरिया होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, यानी दो डायमेंशन होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन 2D। यहाँ पर मोशन जो होगी वो दो डायमेंशन में होगी, मोशन इन 2D, ठीक है भैया। तो उसको हम प्लेन कहते हैं, ठीक है भैया। 1D में क्या होता है, केवल एक डायमेंशन के अलॉन्ग होती है, या तो एक्स पे या वाई पे या जेड पे। यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई के बीच में, वाई जेड के बीच में, या जेड एक्स के बीच में, ऐसे। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पर दोनों डायमेंशन यानी दो दो डायमेंशन एक साथ चेंज होंगे। मैं बात करता हूँ इस चैप्टर के पहले टॉपिक की। तो टाइप ऑफ क्वांटिटी, टाइप ऑफ क्वांटिटी में अगर हम देखें तो दो टाइप की क्वांटिटी होती है, वैसे तो तीन टाइप की होती है, स्केलर, टेंसर और वेक्टर, ठीक है भैया। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो इनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई नामो निशान नहीं होता है। एग्जाम्पल में मास, लेंथ और चार्ज, ये सब क्या है भैया, स्केलर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, तो भैया थोड़ा स्पेशल केस आ गया, बहुत कमों को पता होगा, ठीक है, कि टेंसर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एंगल। देखिए मान लीजिए मैंने क्या किया, एक वायर लिया, एक वायर से यहाँ से 2 एम्पियर करंट छोड़ा, यहाँ पर 3 एम्पियर करंट छोड़ा, और यहाँ पर कितना आएगा, 5 एम्पियर करंट, जाहिर सी बात है, सबको पता होगा, ठीक है। अब इसके बीच में, इन दोनों वायर के बीच में कुछ भी एंगल रहेगा तो यहाँ पर तो 5 एम्पियर ही आना ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड, करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, करंट का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या होती है, करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता कहाँ जाता है, तो डायरेक्शन भी होगी। लेकिन ये एंगल, इनका जो रिजल्ट होता है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता। अब इसको अगर मैं थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलूं तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। जिन दो क्वांटिटी का रिजल्ट एंगल पे डिपेंड करता है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। अलग अलग एंगल पर, जैसे मान लीजिए फोर्स है, दो फोर्स को मैं ऐसे लगाऊं, ये 4 न्यूटन का है, ये 2 न्यूटन का है, दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 6 न्यूटन का। अपोजिट लगेंगे तो क्या होगा, 2 न्यूटन का। अब देखो इन दोनों वायर को 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, सॉरी कितना, 3 एम्पियर, तो इस वाले वायर में कितना आएगा, 5 एम्पियर ही आएगा, वही आ रहा है। तो आपने एंगल चाहिए ये रखा, चाहिए एंगल ये रखा, भैया रिजल्ट तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना एंगल पे। तो ऐसी क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, लेकिन उनका रिजल्ट उनके बीच के एंगल पे डिपेंड ही नहीं करे, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल में भैया करंट है, क्या है भैया, करंट इसका एग्जांपल है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास डायरेक्शन होती है, और जो रिजल्ट जो होता है वो उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे आपका फोर्स हो गया, फोर्स के बीच में अलग अलग एंगल पर रिजल्ट क्या होता है आपका, अलग अलग आता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला करते हैं। टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल और ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल देख लीजिए। टेंसर क्वांटिटी मैंने देखा, ये एंगल रखा तो रिजल्ट 6 आ रहा है, ये एंगल रखा इनके बीच में तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पर फोर्स के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री का, दोनों पैरेलल है, जब दो चीजें पैरेलल होती है उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। रिजल्ट क्या आ रहा है, 10 न्यूटन। इन्हीं दोनों को 180 डिग्री के एंगल पर रख दिया तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन आएगा। 6 न्यूटन इधर से, 4 न्यूटन इधर से, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 न्यूटन, ठीक। और फिर आते भी है वेक्टर क्वांटिटी। बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ, उसे हम क्या कहते हैं भैया, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में मोमेंटम, एक्सेलरेशन, इंपल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारी क्वांटिटी है, अनगिनत क्वांटिटी आपको मिल जाएंगी ऐसी क्वांटिटी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लीजिए ए वेक्टर है तो उसके पास एरो लगा दो, बी वेक्टर है तो बी के ऊपर एरो लगा दो, सी वेक्टर है तो सी के ऊपर एरो लगा दो, ठीक है भैया। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से करोगे। टाइप ऑफ वेक्टर की बात करूंगा तो 1 डायमेंशन वेक्टर होता है, जिसके पास केवल सिंगल डायरेक्शन होती है, जो केवल एक ही एक्सिस के अलॉन्ग चलता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया, ये मान लीजिए कोई चीज है, लो ये 3D ना। अब देखिए कोई बॉडी है जो जिसका डिस्प्लेसमेंट किसके अलॉन्ग है, 2 एक्स के अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग है, तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 2 आई कैप मीटर। 2 मतलब मैग्नीट्यूड है, आई कैप मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स के अलॉन्ग है। ओ बी वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 6 होगा, डायरेक्शन किसके होगी, वाई के अलॉन्ग। और जो ओसी वेक्टर है वो क्या होगा, 7 उसका मैग्नीट्यूड होगा, और के कैप क्या होगी इसकी। तो यहां पर हम देख रहे हैं इन वेक्टर्स के पास केवल एक डायरेक्शन है, इसलिए इन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशन वेक्टर, क्या कहते हैं इसे। फिर आता है 2 डायमेंशन वेक्टर। 2 डायमेंशन वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके पास दो दो डायरेक्शंस होती है। जैसे मान लीजिए आप यहां से यहां पे गए, तो आपको पता है जो ओ ए वेक्टर होगा, ओ ए वेक्टर होगा,
वो x के लॉन्ग भी चला है तो इसलिए 2i कैप, और वो y के लॉन्ग भी चला है तो क्या हुआ 3j कैप। ठीक है भैया, तो इस वेक्टर के पास x के लॉन्ग भी मैग्नीट्यूड है और y के लॉन्ग भी मैग्नीट्यूड है, दोनों के लॉन्ग चला है, तो ये क्या हुआ 2 डायमेंशन वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमेशा इसकी लंबाई निकाल लीजिए, लंबाई निकालने के लिए आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0 और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,3, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, अंडर रूट में x2 स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का, z भी होगा तो z भी घट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम। तो मैग्नीट्यूड आपको इन वेक्टर्स का ऐसे निकालना, मतलब इसकी लंबाई। फिर आता है भैया 3 डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पर और भी एग्जांपल रखे, मान लीजिए ये वेक्टर क्या है, इसमें चला गया, तो ये वेक्टर भी क्या होगा 2D होगा, क्योंकि इसका जो x का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट -4i कैप प्लस 6j कैप है, तो ये वेक्टर दो डायमेंशन का लॉन्ग चला एक साथ में। ठीक है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसकी लंबाई निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, तो आपको पता भी है। अब और एक बात और ध्यान में रखना कि अगर पहला पॉइंट क्या है ओरिजिन है, तो सीधा उन पॉइंट्स का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 और 6 तो सीधा कह लीजिए 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 0 को माइनस करने की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ते हैं भैया 3 डायमेंशन वेक्टर। कैसे वेक्टर है, ये वेक्टर्स एक ही टाइम पर तीनों एक्सिस में चलते हैं, और ये हमेशा कहां पे होता है स्पेस के अंदर। कहां पे होता है, ये चला है देखिए भैया एक्चुअल में एक्स वाई प्लेन, आपको दिख रहा होगा कि एक्स वाई प्लेन पे चल रहा है, नहीं ये क्या आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है। कहां आ रहा है, ये वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए इसके एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा और जेड भी चेंज होगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था। तो इसके एक्स के अलाउंग कितना चेंज हुआ 2i क्या, वाई के अलाउंग कितना चेंज हुआ 3j क्या, जेड के अलाउंग कितना चेंज हुआ, तो ये 3 डायमेंशन वेक्टर है। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्योंकि पहला पॉइंट 0 0 है तो इसलिए उन पॉइंट्स को नहीं लिखा, सीधा क्या किया कोऑर्डिनेट जो है इसके उसका स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया, अंडर रूट कर दिया। ठीक है, 3 डायमेंशन वेक्टर के और भी एग्जांपल अपने पास है ना, ये देखिए ये ऐसा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, आपके पेज के बाहर की तरफ जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी -2i कैप 3j कैप और 8k कैप। ये 3 डायमेंशन वेक्टर है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स एक टाइम पे तीनों के अलोंग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, तो इक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है आपस में बराबर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भैया इक्वल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जिनकी लाइन क्या होती है सेम होती है। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, तो ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए क्या भैया कोप्लेनर वेक्टर है। को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो इनका निकलने वाला पॉइंट क्या भैया एक ही पॉइंट हो, सेम पॉइंट से निकलते हो। को टर्मिनल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो जिनका एंडिंग पॉइंट क्या होता है सेम होता है। ठीक है, उसके बाद पोजीशन वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है ओरिजिन होता है। क्या होता है ओरिजिन, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, इसलिए ये क्या होगा पोजीशन वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2i क्या प्लस 3j क्या। ठीक है भैया, अब ये भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है तो ये 1 डायमेंशन वेक्टर। ओ भी वेक्टर जो है वो कैसे वेक्टर है, क्योंकि ये केवल x के लॉन्ग चल रहा है, लेकिन ये भी पोजीशन वेक्टर होगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ओरिजिन है। इसकी वैल्यू क्या होगी 4i कैप। अच्छा ये भी ओसी भी क्या आपका पोजीशन वेक्टर ही होगा, क्योंकि ये भी ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी ओजे वेक्टर। ये दोनों ही क्या 1 डायमेंशन वेक्टर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अच्छा जीरो वेक्टर क्या होते हैं, तो जीरो वेक्टर जो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड क्या होता है इनका 0 और डायरेक्शन क्या होती है अनडिफाइंड। ये ध्यान रखना, केवल आपको इतना ही याद रखना। जीरो वेक्टर्स के एग्जांपल अगर देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल आपको दिख जाएंगे, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका एग्जांपल है जीरो वेक्टर का। बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका एग्जांपल है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की क्या, जीरो वेक्टर का यूज क्या होता है, तो भैया जीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी की फॉर्म में यूज किया जाता है। जीरो को कहीं पे ऐड कर दो या माइनस कर दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स जिनका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है जीरो नहीं होता, ओरिजिन नहीं होता। ठीक है, ये एक वेक्टर है, यहां से यहां पे आके खत्म हो गया, यहां से क्या कोऑर्डिनेट थे इसके स्टार्टिंग पॉइंट के 3,6 और कहां खत्म हुआ 2,3 पर, तो इसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ का पॉइंट माइनस यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट माइनस यहाँ का पॉइंट। अब जैसे आई वाई वाले को एक्स एक्स वाले को माइनस कर रहे हो तो आई लगा देना, और वाई वाई वालों को माइनस कर रहे हो तो क्या लगा देना जी बीच में। ठीक है, आप तो यहां से यहां तक का क्या जाएगा, ओ भी कौन सा वेक्टर है पोजिशन वेक्टर, ओ ए कौन सा वेक्टर है पोजिशन, लेकिन ए भी क्या है, तो दो पोजीशन वेक्टर। देखिए हमने क्या किया, पहले ओ ए निकाला, तो ए की वैल्यू क्या है, ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओ भी क्या है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए दोनों पोजीशन वेक्टर को क्या करो माइनस कर दो, दोनों पॉइंट को माइनस कर दो, जिससे 2 - 3i क्या प्लस
3 माइनस 6 जे कैप। ये आ गया आपका ए बी वेक्टर। क्या आ गया? अच्छा, आप ए से बी पे आ रहे हो तो इसलिए आप ए बी लिखोगे, आप बी से ए पे जाओगे तो क्या लिखोगे? बी ए वेक्टर। क्या लिखोगे? ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। तो ओबी की वैल्यू आपको पता ही है, कहां लिया भैया? ये रहा। ओ ए की वैल्यू आपको पता ही है, दोनों का आपस में माइनस किया तो ये आ गया। वैसे भी आ जाएगा ऐसे माइनस करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया। मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, ये अगर मैं देखूं तो ये कौन सा वेक्टर होगा? केवल ये पोजीशन। ये कौन सा होगा? दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। यूनिट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है भैया? इसे डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। इन वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? यूनिट होता है, एक होता है, हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ए वेक्टर की बात करूं तो आपको पता है कोई भी वेक्टर जो होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन होती है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर। ठीक है भैया, अब देखिए, तो भैया आपको पता है भैया कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही आपका बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, बी का यूनिट वेक्टर ऑफ बी निकालना है, तो बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? तो आपको पता है भैया बी वेक्टर जो होता है अपने मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन से मिलकर, तो इसी को तो निकालना भी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करा रखे छोटे छोटे, देख लीजिए, बहुत दिन हो गए इसलिए मैं करा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, कह रहा भैया आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको पता है भैया ए वेक्टर किससे मिलकर होगा? अपने मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। तो ये कैसे निकलेगा? ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो अंडर रूट 4, 4 9 16, क्या हो गया? अंडर रूट 29। क्या हो गया? ये है ए का यूनिट वेक्टर। क्या है ये? इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा? 1 आएगा। क्या आएगा? किसी। ठीक है भैया, कह रहा भैया इफ बी वेक्टर आपको इतना है, फाइंड आउट इट्स यूनिट वेक्टर एंड शो दैट मैग्नीट्यूड क्या है भैया? 1 है। ठीक है, तो ये क्या है भैया? बी वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? -2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया? 2 का स्क्वायर क्या? 4 और 64, और 64 4 क्या होगा भैया? 72। ठीक है, अंडर रूट 72। और उसके बाद आप क्या करो? इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो क्या होगा? 1 आएगा। क्या आएगा? क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट अ वेक्टर एक्स जिसकी डायरेक्शन क्या है? सेम एज ए वेक्टर। एक एक्स वेक्टर जिसकी डायरेक्शन किसके बराबर है? एक्स के, और जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? बी के। तो भैया देखिए एक्स वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड किसका है भैया? डायरेक्शन किसकी है? ए की। ए से उसकी डायरेक्शन ले लो और बी से उसका मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हो या ऐसे, नॉर्मली आपको बता रखा है। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगी? ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ए वेक्टर क्या है? आई 2j प्लस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया? तो अंडर रूट 9 3 और क्या होगा? 13, तो 14, अंडर रूट 14 क्या होगा? ये इसका क्या हो गया? ए का, ए की डायरेक्शन होगी। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बी वेक्टर कहाँ है भैया आपका? क्या लिख दिया बी वेक्टर में? 2i प्लस 3j, आगे भी था क्या? 4k भी था। तो ये क्या होगा? बी वेक्टर का मैग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या है भैया? अंडर रूट 29। आंसर आ गया आपका ये है। छोड़ दीजिए, एक्स वेक्टर की वैल्यू आ गई। कह रहा भैया कैलकुलेट वेक्टर y ऑफ मैग्नीट्यूड 4 और डायरेक्शन सेम एज z वेक्टर। तो अपने को पता है भैया एक वेक्टर z है जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या है भैया? 4 है, लेकिन डायरेक्शन किसके बराबर है? z की डायरेक्शन। तो 4 z की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? z वेक्टर अपॉन में z का मैग्नीट्यूड। 4 z वेक्टर क्या है? i माइनस 5j प्लस 4k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 25 25 4 25 16 क्या होगा? 31 है ना, 41 41 और 42। ठीक है, सॉल्व को छोड़ दीजिए, इसमें आंसर आ गया। अब देखिए भैया अलजेब्रा इन वेक्टर है। क्या है? अलजेब्रा इन वेक्टर। ठीक है, तो भैया पहला क्या है? एडिशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्ट जो होता है उन दोनों के वेक्टर के सम के बराबर आता है। ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, जिनके बीच में एंगल क्या होता है? 0। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया? एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और मैंने केस ले लिया कि ए अगर बी से बड़ा है, ए क्या है?
तो ए ये लग रहा है और बी ये लग रहा है, ए बी से क्या है बड़ा है, तो रिजल्ट क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ठीक है, रिजल्ट ऑलवेज टुवर्ड्स दी हायर वेक्टर, बड़े वाले वेक्टर की तरफ रहेगा रिजल्ट हमेशा आपका। अब देखिए केस थर्ड क्या कह रहे हैं, अब इस केस में आपका एक वेक्टर ऐसा लग रहा है, एक वेक्टर ऐसा लग रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट हम ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंगल ना तो 0 है ना ही 180, तो इस केस के रिजल्ट को निकालने के लिए हमें वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। देखिए कैसे कहते हैं भैया, वी कैन नॉट कैलकुलेट द वेक्टर वैल्यू ऑफ रिजल्ट बाय द नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सो वी नीड अ स्पेशल लॉ। ठीक है, और उस लॉ को हम क्या कहते हैं भैया, वेक्टर एडिशन लॉ। क्या कहते हैं उसे, दो एडिशन लॉ, एक तो ट्राइंगल है और एक क्या है भैया, पैरेललोग्राम है। ट्राइंगल लॉ की बात करते हैं, ध्यान दीजिए भैया, स्टेटमेंट प्रूफ है इसका, चलो बहुत आसान है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक कर लो दोनों अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, सुन लीजिए। ट्राइंगल लॉ कहता है भैया, ट्राइंगल कितनी साइड से मिलकर बना होता है, 3 साइड से मिलकर बना होता है, समझ गए, बस यही ध्यान रखना। ट्राइंगल किससे मिलकर बना होता है, खत्म हो गया ये। कहता है भैया पहला वेक्टर ट्राइंगल की फर्स्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, तो उन दोनों का जो रिजल्ट रहेगा वो ट्राइंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दोबारा से देखिए, पहला वेक्टर ट्राइंगल की पहली साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की, तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट होगा वो ट्राइंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट किया है। बस यही आपको याद रखना, प्रोवाइडेड दैट बोथ वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है कि दोनों का सर एक ही तरफ होना चाहिए, समझ गया, हेड हेड या टेल टेल एक ही जगह पे होनी चाहिए, मतलब एक जगह पे नहीं एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे आप प्रार्थना में लाइन लगा के खड़े होते हो तो सबका मुंह एक तरफ होता है, तो आप सेम ऑर्डर में खड़े हो, लेकिन एक बच्चे का मुंह सामने दूसरे के बच्चे का मुंह सामने, तो ये अपोजिट ऑर्डर में आता है। समझ गया, समझ गया, चलो भैया अब देखिए हमने कैसे किया। ये क्या है भैया, पहला वेक्टर, ये क्या है, ट्राइंगल की पहली साइड हो गया। ये क्या है, दूसरा वेक्टर, ट्राइंगल की दूसरी साइड हो गया। तो इन दोनों का रिजल्ट कहां बनाए, तो मुझे पता है इन दोनों का रिजल्ट वही होगा जो ट्राइंगल की तीसरी साइड होगा। अब एक ट्राई साइड ये होगी, दूसरी साइड ये हो गई, तो तीसरी साइड होनी कहां चाहिए कि ट्राइंगल बन जाए, तीसरी साइड होनी कहां चाहिए, अगर मैं यहां खींच दूं तीसरी साइड तो ट्राइंगल थोड़ा बन रहा है, कहीं और खींच दूं तो कहीं नहीं बन रहा। मुझे मेरे पास कंडीशन यही है कि मैं यही तीसरी साइड खींचूं तभी क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, बन गया ट्राइंगल। आगे पैरेललोग्राम लो, समझ, ओ वही ट्राइंगल लो। तो ये पहला वेक्टर, ये क्या हो गया, दूसरा वेक्टर, ठीक है भैया, और ये हो गया उनका रिजल्ट। क्या हो गया, अब इस रिजल्ट की कैलकुलेशन, अच्छा देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल, देखिए भैया एंगल जो होता है हमेशा दो डायरेक्शन के बीच में होता है, किसके बीच में होता है, तो ए की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई, और बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। क्या हो गया, ये ए की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन, तो ये हो गया एंगल थीटा। यहां से आप नहीं ले सकते आप एंगल को, पता क्या है, क्योंकि आप इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ना, दो डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इनके बीच का एंगल तो यही होगा ना, तो इसलिए आप इसे ही लोगे एंगल। ठीक है भैया, अब देखिए ये थीटा एंगल हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है आर की वैल्यू, क्यों, क्योंकि आर ए और बी का रिजल्ट है। क्या है, ए वेक्टर और बी का रिजल्ट है। चलो अब करते कलाकारी, आते हैं भैया बी पे। आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो भैया इसको थीटा कर दीजिए। तो आपको पता है ये क्या है, बेस हो गया, ट्राइंगल बन गया छोटा सा, राइट एंगल ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, थोड़ा इसको एक्सटेंड करना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वैसे मैंने लिख रखा होगा कंस्ट्रक्शन में। ठीक है भैया, तो देख सकते हो, ठीक है, एम से एल तक बढ़ा दिया और के एल को परपेंडिकुलर खींच दिया इसके ऊपर। ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस बोला सुअर कहीं का, परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। इतना ध्यान रखना, ज्यादा गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर, बी, ये क्या होगा, बी कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर क्या है, पी साइन थीटा। यानी आपको पता लग गया परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, और बेस क्या है इस ट्रायंगल का, बी कॉस थीटा। तो यहाँ अब देखिए भैया, अब क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया होगा आपके आगे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में रिजल्ट क्या है इसका, हाइपोटेन्यूस है, क्या है, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या है इसका, कैसे निकाले भैया आगे की कैलकुलेशन, तो कुछ नहीं करना भैया, ये हो गया भैया बी कॉस थीटा और ये हो गया आपका बी साइन थीटा। तो अपने को पता है यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी होगी, तो ये यहां से यहां तक की दूरी ए है, और
तो क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा बी साइन थीटा। ये क्या है हाइपोटेन्यूस, जो कि क्या रिजल्ट के बराबर है। अब लगा दीजिए भैया नॉर्मल सी गणित। और जानते भैया पीटीएच कहता है कि आपको शायद नहीं पता होगा, अब तक की सबसे बड़ी खोज जो है मानी जाए तो वो यही थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपको जितनी आसान लगती है ना ये आगे लेवल पे सोचने पे उतनी ज्यादा क्या होती है। क्या कह रहा है, डिस्क्रीट वर्ड सुनी है तूने कहीं से? चलो ठीक है भैया, बहुत A1 क्वालिटी की थ्योरम है, सोचने वाला बंदा ही कर सकता है, वरना आपकी इमेजिनेशन बाकी हर चीज पे चली जाएगी, इस चीज पे नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, चलो भैया समझ गए। तो हमने बाकी देख लिया ट्रायंगल, हमें पता ही था हाइपोटेन्यूस क्या रिजल्ट है, बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा आ गया, परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा। सॉल्व कीजिए, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाइए और आपका आ गया रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में सॉरी और 2ab cos थीटा। अच्छा भैया दो वेक्टर को जोड़ोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, वेक्टर ही आने वाला है। तो भैया रिजल्ट जो अगर वेक्टर होगा तो उसके पास मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन क्या होगी भैया, ये होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट देखिए जरा डायग्राम में आइए पीछे और बात करते हैं। ये है रिजल्ट, ये है रिजल्ट, ये है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बनाता है रिजल्ट, ये रिजल्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ जितना एंगल बना रखा है, यहाँ पर कितना एंगल बना रखा है बीटा, तो वही क्या होगा इसकी डायरेक्शन होगी। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बीटा निकालने के लिए भी आपको पता परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा, बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इसलिए tan बीटा का इस्तेमाल करके हमने परपेंडिकुलर फॉर्म में बेस कैसे परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा, और बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, लगा दीजिए आपको बीटा मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, आते भैया पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो में ये डायग्राम थोड़ा सा ब्लर है तो इसलिए ध्यान दीजिए भैया, पैरेललोग्राम लो में आपको पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होता है, चार चार भुजाएं होती हैं और दो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, समझ गया, और ये आपने सामने की साइड क्या होती है पैरेलल होती है। ठीक है, तो क्या कहता है भैया, कहता है यदि पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ध्यान दीजिए भैया, पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की, दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बी। ठीक है, अभी पैरेललोग्राम तो बन नहीं रहा तो बना देते इसे पैरेललोग्राम, बन गया पैरेललोग्राम। ये भी क्या होगा ए, ये होगा आपका ए और ये होगा आपका बी। ठीक है भाई, बन गया पैरेललोग्राम। तो कह रहा है पहला वेक्टर पैरेललोग्राम की पहली साइड से, दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम की दूसरी एडजेसेंट सामने वाली साइड से, बगल वाली साइड से, सामने नहीं बगल वाली साइड से। ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ गए, ये बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है भैया, ये है आपका रिजल्ट किसका, ए और बी का। समझ गया, अब करना क्या, इसी रिजल्ट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमने क्या किया भैया, ये था आपका बी वेक्टर, ये था आपका ए वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है थीटा, क्या बन रहा है, और ये आपका रिजल्ट, इसका एंगल कितना बन रहा है बीटा, क्या बन रहा है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसके लाइन को और खींच दिया आगे की तरफ, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी ए की, और ये किसकी डायरेक्शन है भैया बी की। तो अपने को पता है ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है थीटा, तो ये ए की डायरेक्शन है और ये बी की डायरेक्शन, तो इनके बीच में भी कितना एंगल बनेगा थीटा ही बनेगा। समझ गया, अब हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन किया, तो ये इस लाइन को यहां तक खींच दिया, एक्सटेंड नहीं एक्सटेंड दिस लाइन एक्सटेंड दिस लाइन यहां तक। ठीक है, और ड्रॉ परपेंडिकुलर इस लाइन पे। ठीक है, परपेंडिकुलर खींच दिया, तो अपने को पता है ये क्या होगा, ये बी है, ये क्योंकि ये बी है तो ये भी क्या होगा बी ही होगा। तो क्या होगा बी साइन थीटा, और ये क्या होगा बी कॉस थीटा। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा डायरेक्टली आप लिख सकते हो, टीचर इतना समझदार होता है। ठीक है, तो ये पूरा बेस कितना हो जाएगा, अब देखिए आपको ये निकालना है हाइपोटेन्यूस, तो ये निकालना क्या जगह, ये इस ट्राइंगल को पूरा राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, बाकी से कोई काम है नहीं आपको, केवल ये ले लो। ठीक है भैया, तो आपको आर निकालना, आर क्या है हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये पूरा क्या है बेस है, बेस क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो भैया यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा पढ़िए सीधा सेम हुई पैरेललोग्राम। ठीक है, केस में देखिए, केस केस केस
केस नंबर 1, केस नंबर कह रहा है दो, अगर दो वेक्टर पैरेलल एक दूसरे के, क्या है मतलब ए और बी की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हमें पता भी है इनका रिजल्ट कैसे निकलेगा, तो भैया ए का मैग्नीट्यूड ध्यान रखना ए होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, दोनों के बीच में एंगल कितना भैया 0, cos 0 क्या होता है 1, तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, देखो कितना गधा आदमी है 2ab, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर सेंटर रूट कैंसिल होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी, ठीक है भैया। अच्छा दो वेक्टर यदि एक दूसरे के विपरीत, अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए केवल आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देनी। वैसे भी आपको पता है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो जो रिजल्ट होता है वो भी इसी डायरेक्शन में ही होगा, मतलब एंगल कितना बनेगा उसका 0, दोनों वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ सॉरी इस वेक्टर के साथ इस वेक्टर के साथ इसका जो एंगल रहेगा वो हमेशा क्या बनेगा 0 बनेगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में भी डाल सकते हो, P sin 0 a प्लस बी cos 0, sin 0 क्या होता है 0 ही होता, तो ये पूरा ही क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत है, क्या है, तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा 180, तो cos 180 क्या होता है -1, तो आपका रिजल्ट क्या होगा a माइनस बी, आपको पहले बता रखा है। अपोजिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए आप ध्यान रखना वही है, यहां पर जो रिजल्ट रहेगा उसका एंगल भी 0 ही आना है, क्या आना है, लेकिन 0 किसके साथ रहेगा, हाइयर वेक्टर के साथ, किसके साथ, मान लीजिए देखिए ये क्या है 10 न्यूटन का फोर्स है, क्या है ये, और इधर लग रहा है इसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स, तो रिजल्ट कहां आएगा, रिजल्ट कहां आएगा, क्या है 10 वाले की तरफ कितना होगा 8 न्यूटन, तो हाइयर वेक्टर के साथ, हाइयर वेक्टर के साथ ये रिजल्ट कितना क्यों आ रहा है 0, समझ गए भैया। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, रिजल्ट इज पैरेलल टू हाइयर वेक्टर, रिजल्ट इज पैरेलल टू हाइयर। अगर मैंने कह दिया ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो परपेंडिकुलर cos 90 क्या होता है 0, तो क्या हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए cos 90 cos 0 क्या होता है 0 ही हो गया, तो क्या हुआ cos 90 sin 90 क्या हो गया 1 हो गया, तो b अपॉन में a हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आगे बढ़ते अगला चलते, ठीक है। फिर आ रहा भैया केस फोर्थ, कह रहा भैया यदि दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, मे भी वो ना तो 90 है ना ही 0 है ना ही 180 है, 60 मान लिया, तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे cos की यहाँ पे cos 60 रखना, सॉल्व करना आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है देख लो कुछ भी नहीं है। अब आता है भैया न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है भैया, कुछ नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं। एक 5 न्यूटन का फोर्स है, एक 7 न्यूटन का फोर्स है, दोनों एक पार्टिकल पे लग रहे हैं, कितने एंगल से 60 डिग्री, फाइंड द रिजल्ट और उसकी डायरेक्शन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया, रिजल्ट निकालने के लिए यूज करोगे, डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करोगे, कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। दो वेक्टर है, ठीक है भैया, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, हैव रिजल्ट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर आइदर, कह रहा है रिजल्ट भी क्या उनके बराबर ही है, ठीक है भैया। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो कह रहा है भैया ए बी आर सब क्या है भैया बराबर है, गिवन दे रखा है, बट हमने एज्यूम कर लिया कि सबकी वैल्यू क्या है एक्स है, तो आर की जगह पे भी एक्स, ए की जगह पे भी एक्स, ये सबका एक्स एक्स कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। नॉर्मल सी नॉर्मल सी वो लगी हुई है इसमें ट्रिगो, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। हम देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है भैया दो फोर्सेज जिनका मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या रखा है 3:4, तो पहला फोर्स क्या हो गया 3x, दूसरा फोर्स क्या हो गया 5x, क्या हो गया 3x 5, ये रेशियो वाले क्वेश्चन तो आपने किए होंगे ना 8th क्लास में, वही है। उनका रिजल्ट क्या रहा है 35, ठीक है भैया, उनके बीच में एंगल क्या है 60, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, या फिर पहला फोर्स और दूसरा फोर्स निकालना है, पहले यहाँ पे क्या आएगा x की वैल्यू और उसके बाद फिर निकाल लेना, ठीक है भैया। ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, जेई का क्वेश्चन है, कह रहे द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द, ये भी नहीं आएगा, ये भी जेई का क्वेश्चन है। अब मेरे को याद है ना कौन कौन से जेई के थे, रटे हुए हर साल के। अब यार अब ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये भैया ने रिजोल्यूशन बगैर बताए कर दिया क्या, रिजोल्यूशन सीधा मुद्दे पे आइए, टॉपिक ही मिस कर दिया इसने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इतना हार्ड टॉपिक है नहीं, ठीक है। देखिए आपको बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी को रिजोल्व क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, फोर्स लगाते हो ऐसा, तो इस फोर्स का इंपैक्ट जो होता है
इस बॉडी को जिस बॉडी पे लग रहा है वाई के लॉन्ग भी डिस्टर्ब कर रहा है और एक्स के लॉन्ग भी डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा फोर्स जो है, अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊं इस बॉडी के ऊपर तो वो केवल एक्स के लॉन्ग डिस्टर्ब करेगा, इसका रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसा फोर्स लगाओ इस बॉडी के ऊपर तो ये केवल वाई के लॉन्ग डिस्टर्ब करेगा, ये भी रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ऐसा फोर्स लगाते हो तो ये भैया फोर्स क्या करेगा, एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग डिस्टर्ब करेगा। तो हम चाहते हैं भैया एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टर्ब करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है और वाई के लॉन्ग कितना डिस्टर्ब करने के लिए फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू। तो भैया ध्यान रखना, इसके लिए भैया आपको पता ही होगा, मैं बेसिक पे नहीं आ रहा, ट्राइंगल नहीं बना रहा, सीधा इसको क्या लिखोगे, एफ कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, और दूसरा क्या होता है, एफ, बस यही करना अपने को हर बार, एफ कॉस थीटा जिसके साथ एंगल कॉस थीटा, जो परली साइड रहेगी क्या होगी। और ये ध्यान रखना ये दोनों हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपका, अच्छा ये बताओ ये क्या होगा, ये वेलोसिटी है, तो ये अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, v साइन थीटा लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होगा v, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हमने फोर्स को रिजोल्व किया, एफ को तो एफ कॉस थीटा और ये क्या एफ साइन थीटा। अब देखिए एक मैंने बताया था ये मास लटका हुआ सस्पेंडेड मास है, ध्यान दीजिए भैया सस्पेंडेड मास है, ये दो स्ट्रिंग थी, ऐसी स्ट्रिंग थी, ठीक है। तो इसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है T2 और इसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है T1, ठीक है, इस वेट की वजह से, ठीक है, mg वेट की वजह से। तो अपने को पता भी है यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, स्ट्रिंग बना रही है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा2, यहाँ पे थीटा1 और यहाँ पे थीटा2 बन रहा है। तो भैया यहाँ से हमने लाइन खींच दी, तो ये थीटा1 है तो ये भी क्या होगा थीटा1, तो अब T1 को रिजोल्व करो T1 cos थीटा, और यहाँ पे T1 क्या होगा, ऐसी T2 को रिजोल्व करो तो T2, समझ गए भैया। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस कंपोनेंट बराबर में दिस कंपोनेंट और दिस कंपोनेंट दोनों का सम बराबर में नीचे वाले कंपोनेंट का सम, ठीक है भैया, आगे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ये ब्लॉक है भैया जिसका मास क्या है mg है, वेट मास क्या है m है, वेट क्या होगा mg होगा, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक रिएक्शन आता है, खैर इसकी बात अभी नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं। हम खींच रहे हैं इसको जमीन के साथ, कितना एंगल बन रहा है थीटा, तो भैया इस टेंशन की वैल्यू करेंगे t cos थीटा, और इधर क्या आएगा t, पीछे की तरफ क्या लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब या तो ये रेस्ट में है या एक्सेलरेशन इसका क्या है जीरो, इन दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम मान जाता है। मैंने आपको पहले बताया होगा कि अगर बॉडी रेस्ट में है या चल भी रही है तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वो कैसी होगी, इक्विलिब्रियम, तो इसके अपोजिट कंपोनेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या ये कील वस्तु, अच्छा हाँ, ये कील है और ये एक वस्तु लटकी हुई है, इसको हमने ऐसा फोर्स लगाकर खींच लिया, तो ये क्या हुआ, दीवार के साथ एंगल बना देगी। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, मतलब आप 4 हो गए, पहले 5 था, ठीक है। तो आपने ये पहले ऐसा दीवार के साथ ऐसे टच में थी, लेकिन हमने क्या किया, फोर्स लगा के ऐसे खींच दिया, ठीक है, तो दीवार के साथ कितना एंगल बना थीटा। अब इसको रिजोल्व करना है, ठीक है, रस्सी पे कितना टेंशन लग रहा है टी, रस्सी पे कितना टेंशन लग रहा है टी, तो भैया यहाँ पे लाइन खींच दो, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ये क्या होगा टी कॉस थीटा, और ये क्या होगा टी, तो दिस कंपोनेंट बराबर में दिस कंपोनेंट बराबर में, खत्म हो गया। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होता है। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। टोटल अपॉन फोर्स बराबर में टोटल लेफ्ट का फोर्स बराबर में टोटल राइट का फोर्स, ठीक है भैया। अब ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिजोल्यूशन, तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपने को T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भैया। तो ये है एक रस्सी, उसके बीच में बना हुआ है एक ब्लॉक जिसका वेट क्या है भैया 50 न्यूटन, क्या है, फिर क्या करना है, T1 T2 की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है भैया। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, दे रखा होगा 60 डिग्री, यहाँ पर कितना बना 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बनेगा 60 और यहाँ पे कितना है 30, तो इसको रिजोल्व करो तो T1 cos 60, इसको रिजोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा T1 T2 जो भी है, और ऊपर का इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो क्या होगा साइन की फॉर्म में आएगा। अगर दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो ऊपर वाले दोनों फोर्सेस का सम किसके बराबर होगा 50 के, लेफ्ट वाले का बराबर किसके होगा, बस इक्वेशन सॉल्व करनी, हो गया खत्म, ठीक है भैया। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, जो अभी मैंने बताया था कि भैया ये एक वस्तु थी, ठीक है, ये दीवार थी, दीवार से अटैच एक कील थी, कील में लगी हुई थी एक वस्तु, वस्तु को मैंने क्या किया 50 न्यूटन फोर्स से खींच दिया, कितने फोर्स से खींच दिया 50 न्यूटन फोर्स से खींच दिया। यहाँ पर टेंशन क्या लग रहा था, टी लग रहा था, थीटा निकालना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक तो ये भी क्या थीटा हो जाएगा, ठीक है, टी इसका वेट कितना दे रखा है अपने को 50 न्यूटन, कितना देखा है 50 न्यूटन, अपने को थीटा निकालना है, ठीक है भैया। तो ये क्या टी कॉस थीटा, और ये क्या टी, इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन दिस कंपोनेंट बराबर में दिस और दिस कंपोनेंट बराबर में दिस, डिवाइड कीजिए आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, इसको 50 न्यूटन फोर्स से खींचना, जमीन के साथ कितना एंगल बना 30 डिग्री का, तो 50 cos 30 और 50 साइन,
इनका कोई काम नहीं है, बोल रहा है भैया इसका एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, ठीक है। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? नॉर्मल रिएक्शन देखिए, वेट क्या है भैया इसका, 100 न्यूटन है, क्या है? तो भैया सरफेस पे नहीं बनाया इसने, ठीक है भैया, हवा में उड़ रही है। नॉर्मल रिएक्शन जब ये आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी मैं ऐसे, मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा जमीन के साथ कांटेक्ट क्या है, बहुत बढ़िया। इस केस में कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मैं इंक्लाइन प्लेन में चले जाऊंगा, तो मेरा उस इंक्लाइन प्लेन के साथ कांटेक्ट क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तभी तो मैं स्किड करता हूं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। मैं हवा में आ जाऊं तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। कांटेक्ट फोर्स ये बताता है कि जमीन के साथ आपका कैसा कांटेक्ट है। अब देखिए, अगर मैं ऐसा रैप्टा मारूं, उसका छूता निकल जाएगा, लेकिन ऐसा मारूं तो बराबर लगाना, कांटेक्ट फोर्स कहां पे ज्यादा होगा, बराबर जब लगाया, ऐसे ही होता है, ठीक है। समझा? समझा? हाँ? चलो 2 मिनट के लिए टाइम्स, अभी मिलता है अगली रिकॉर्डिंग में, जल्दी से ज्वाइन करना बेटा, बहुत आगे एक बढ़िया चैप्टर आने वाला है, खत्म होने नहीं आ रहा है यार,